हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को समझा था हमने। आज हम पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट को जो ये प्रूव कर रहा है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए गए और इन एक्सपेरिमेंट्स में से ही एक एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उन्होंने, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंडक्ट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के साथ में। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया कौन सा था? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, और उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इन्होंने बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरियम जो था, इसके 2 स्ट्रेन लिए। आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रेन लिया इन्होंने एस टाइप और दूसरा स्ट्रेन लिया आर टाइप। एस टाइप स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी इसकी, या हम बोल सकते हैं कि इसके आउटर कवरिंग जो है वहां पर स्मूथ कैप्सूल प्रेजेंट था, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ कैप्सूल प्रेजेंट था। इसको नाम दिया था इन्होंने स्मूथ टाइप या एस टाइप नाम दिया था। और ये जो बैक्टीरिया रहता है ये वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है। वायरुलेंट मीन्स जो पैथोजेनिक होता है, जो डिसीज कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं वायरुलेंट। और सेकेंड जो स्ट्रेन लिया था उन्होंने वो था आर टाइप, या हम जिसे बोल सकते हैं रफ टाइप। नाम से मालूम चल रहा है कि इसकी आउटर सरफेस जो थी वो कैसी थी? रफ थी, क्योंकि इस पर कोई भी कैप्सूल नहीं था या कोई भी स्मूथ कवरिंग नहीं थी। और ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है कि जो किसी भी तरह की डिसीज को कॉज नहीं करते हैं, उसको कहा गया था नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन दिए। एक था एस टाइप और एक था आर टाइप। एस टाइप जो था वो वायरुलेंट था और डिसीज कॉजिंग था, और आर टाइप जो था वो रफ था, जो कि नॉन वायरुलेंट था या नॉन पैथोजेनिक था। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। जो लाइव वायरुलेंट एस सेल्स थी, इसको इन्होंने लाइव माइस के अंदर, चूहों के अंदर इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के कुछ टाइम के बाद में देखा कि जो माइस थे वो डाइड हो गए, और जब इन डाइड माइस के ब्लड का टेस्ट किया गया तब उनकी बॉडी में मिले, उनके ब्लड में क्या मिले? वायरुलेंट एस टाइप के बैक्टीरियल सेल बॉडी में मिली। इसकी बॉडी में, जो डाइड माइस थे उनकी बॉडी में। फिर उन्होंने क्या किया कि जो नॉन वायरुलेंट आर सेल्स थी, रफ बैक्टीरियल सेल्स जो थी, इसको इन्होंने लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, लेकिन वो सरवाइव कर रहे थे और उनके ब्लड में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। फिर उन्होंने लिया हीट किल्ड एस सेल को, यानी कि यहाँ पर जो स्मूथ सेल्स थे उनको इन्होंने क्या किया? हीट करके किल कर दिया। अब इसको इन्होंने लाइव माइस जो थे इसके अंदर इंजेक्ट किया। क्या देखा उन्होंने कि माइस जो है वो कुछ एक्टिविटी उनकी स्लो हुई, कुछ बीमार हुए, पर यहाँ पर जो माइस थे वो सरवाइव कर रहे थे, लाइव थे वो, और इनके ब्लड में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप के बैक्टीरियल सेल को लिया, और साथ में इन्होंने लिया लाइव आर सेल को। यहाँ पर हमने देखा कि आर सेल्स जो है वो नॉन वायरुलेंट है, वो किसी भी तरह का निमोनिया डिसीज को कॉज नहीं कर रही हैं, और हीट किल्ड जो एस बैक्टीरियल सेल है वो भी निमोनिया कॉज नहीं कर रही है। अब इन्होंने दोनों सेल्स का मिक्सचर लिया। कौन कौन सी सेल्स का? हीट किल्ड एस सेल ली और लाइव आर सेल ली। इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने माइस की बॉडी में इंजेक्ट कराया। इन्होंने क्या देखा कि जो माइस थे वो डाइड हो गए थे, मर गए थे माइस, और इनके ब्लड में जो डाइड माइस थे
इनके ब्लड में मिली वायरुलेंट एस टाइप की बैक्टीरियल सेल मिली। In an attempt to discover a method for destroying the bacteria that cause pneumonia, Frederick Griffith conducted experiments on 2 strains of the bacterium Streptococcus pneumoniae. One of these strains caused the death of laboratory animals, while the second was more benign and usually harmless. Griffith assumed that the virulence and harmlessness of bacteria depended on whether or not they produced a shell. One of the strains, referred to as S, smooth, produced a smooth shell composed of sugars. The second strain, referred to as R, rough, did not produce such a shell. Griffith conducted a series of experiments on mice in order to find a vaccine. First, he injected mice with bacteria of the S strain. All the mice became ill and died. Then, by subjecting them to high temperatures, Griffith killed bacteria of the S strain and injected them into mice. As he expected, none of the infected mice developed pneumonia. When Griffith injected the mice with live bacteria of the R strain, they did not become ill. However, when he injected mice with dead bacteria of the S strain and live bacteria of the R strain, that is, the benign strain, the mice developed pneumonia and most of them died. The bodies of dead mice that were given both the S and R strains simultaneously contained living bacteria of the S strain, but no bacteria of the R strain. Griffith concluded that bacteria of the R strain had taken the genes responsible for the formation of cells from bacteria of the S strain, had become virulent, and had passed on the ability to produce shells to the next generations. This ability proved to be permanent and inheritable. The phenomenon of passing genes from one bacterium to another is referred to as transformation. यहाँ पर ग्रिफिथ ने ये बोला कि जो एस टाइप की सेल्स हैं वो आर सेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है, किसमें एस टाइप की सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर रही है, यानी कि यहाँ पर आर सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इस तरह से ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया, ही कंक्लूडेड दैट heat killed S type bacteria caused a transformation of the R type bacteria into S type bacteria, but he was not able to understand the cause of this bacterial transformation. उन्होंने अपना कंक्लूजन क्या दिया था कि जो हीट किल्ड एस टाइप की बैक्टीरियल सेल है, आर टाइप की जो बैक्टीरियल सेल है उनको ट्रांसफॉर्म कर रही है किसमें, एस टाइप की बैक्टीरिया में, आर टाइप की बैक्टीरिया को ये ट्रांसफॉर्म कर रही है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्यों हो रहा है। अभी हमने पढ़ा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें हमने देखा लास्ट स्टेप में जब उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ सेल को लाइव आर सेल के साथ में इंजेक्ट कराया था माइस के अंदर, तो हमने देखा था कि माइस जो थे वो डाइड हो गए थे, और जब उनके ब्लड का टेस्ट किया गया तब उसमें कौन सी सेल्स मिली थी, स्मूथ बैक्टीरियल सेल मिली थी। तब वहाँ पर ग्रिफिथ ने बोला था कि आर सेल जो है, लाइव आर सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं किसमें, एस सेल में ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, पर वो इसका रीज़न नहीं बता पाए थे। तो अब हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, ये 3 साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बहुत लंबे टाइम के बाद में, काफ़ी सालों के बाद में, इन 3 साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया इन विट्रो सिस्टम में। इन विट्रो सिस्टम मीन्स जो कल्चरल मीडियम में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है उसको हम बोलते हैं इन विट्रो कंडीशंस या इन विट्रो सिस्टम। मीन्स उन्होंने होस्ट का यूज़ नहीं किया था, माइस का यूज़ उन्होंने नहीं किया था। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल,
जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके बायोकेमिकल नेचर को बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, इन विट्रो सिस्टम का यूज किया और उन्होंने डिटरमाइन किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था इसके बायोकेमिकल नेचर को बताया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो हीट किल्ड एस सेल और लाइव आर सेल थी, इसमें इन्होंने जो कल्चरल मीडियम में एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, इसमें इन्होंने लिपिड कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम्स की हेल्प से रिमूव कर दिया। अब उन्होंने इसमें प्रोटीज एंजाइम को डाला। प्रोटीज एंजाइम को डालने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस अभी भी हो रही है। प्रोटीज एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन जो था प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। यहाँ पर प्रोटीन नहीं था फिर भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस मीन्स जो है आर सेल्स जो थी वो अभी भी एस टाइप की सेल्स में क्या हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी। फिर उन्होंने सेकेंड टाइम क्या किया, आरएनएज एंजाइम लिया। आरएनएज को जब डाला तो भी यहाँ पर क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हो गया आरएनए डैमेज हो गया, आरएनए डिस्ट्रॉयड हो गया। इसके बाद भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी। मीन्स यहाँ पर आरएनए जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया कि जो सॉल्यूशन था यानी कि इसमें इन्होंने क्या किया, डीएनए एंजाइम को डाला। जब डीएनए एंजाइम को डाला तो डीएनए जो था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होनी थी इसमें, वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला गया कि जो हीट किल्ड स्मूथ सेल्स थे उनका जो डीएनए था वो लाइव आर सेल के अंदर जा रहा है और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किसमें, स्मूथ टाइप के सेल्स में ट्रांसफॉर्म करने का वो काम कर रहा है। और इस तरह से उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो डीएनए रहता है वही होता है हेरिडिटरी मटेरियल। तो इस तरह से आवेरी, मैक्लियोर एंड मैककार्टी तीनों ने मिलकर के जो एक्सपेरिमेंट किया था इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो सिस्टम में, इन तीनों ने यहाँ पर क्या किया था, प्रोटीज एंजाइम का यूज किया। प्रोटीज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। इन्होंने क्या देखा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का यूज करने के बाद भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी और प्रोसेस इनहिबिट नहीं हो रही थी। मीन्स प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया था तो भी प्रोसेस जो थी वो ट्रांसफॉर्मेशन की हो रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रोटीन है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा था। इसके बाद में उन्होंने आरएनएस एंजाइम दिया। आरएनएस एंजाइम जो है वो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, यानी कि वहाँ पर जो आरएनए था वो डाइजेस्ट हो गया था। अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती रही, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका था, इनहिबिशन नहीं हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इससे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो ना तो प्रोटीन है और ना ही यहाँ पर आरएनए है, क्योंकि दोनों को ही क्या कर दिया गया था, डाइजेस्ट कर दिया गया था, दोनों का डाइजेशन हो गया था। तो ये दोनों तो थे ही नहीं वहाँ पर, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी। थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया था, डीएनए एंजाइम लिया था जो कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। तब उन्होंने क्या देखा था कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस का क्या हुआ, इनहिबिशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस रुक गई थी। तो इस तरह से तीनों साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि यहाँ पर डीएनए जो है वही क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है और यही जो है वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। थैंक यू।